तो हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट शुरू किए थे। तो इसमें कुछ चीज़ें पढ़े थे, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का कुछ पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे, और बाकी पार्ट जो इक्वेशन वाला है वो अभी बचा हुआ था। तो वो सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले फोटोसिंथेसिस को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या था? तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना तैयार करता है। और इसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? तो इसके लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ क्लोरोफिल प्लांट के लिए उसमें प्रेजेंट होता है, और सनलाइट, सनलाइट का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे रॉ मटेरियल्स का यूज करके ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो ये हम लोग इतना तक पढ़े थे। तो आज आगे देखते हैं। तो प्रोसेस के थ्रू इस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या होता है, और इसमें हम लोग इक्वेशन को देखेंगे। तो इक्वेशन देखिए क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। सनलाइट हमें सन से मिल जाता है, क्लोरोफिल प्लांट के लिए उसमें मौजूद रहता है, और इसके साथ ये बना के देता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सारे एनिमल्स और अदर ह्यूमन बींग्स जो भी है, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ये हमें ग्लूकोज और साथ ही साथ ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो पृथ्वी पे ज़िंदगी का आधार माना जा सकता है, क्योंकि इसके बदौलत ही आज जितने भी लिविंग बींग्स है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, और हमारा ऑक्सीजन साइकिल या फिर उसका जो बैलेंस है वो बना बना रहता है। तो ये था फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। The food prepared by the process of photosynthesis is by the green leaves of plant is in the form of simple carbohydrate called glucose। देखिए जितना भी प्लांट खाना बनाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, यानी C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो इसके फॉर्म में वो खाना को बनाता है, लेकिन बाद में बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल करके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज का बना होता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। द ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च, एंड दिस स्टार्च गेट्स स्टोर्ड एज अ फूड इन द लीव्स एंड द अदर वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए जो ये स्टार्च बनाता है वो अलग अलग पार्ट में जा कर के स्टोर हो जाता है। जैसे कि अगर एक ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सब लोग पैसे कमाते हैं। तो पैसा कमाने के बाद जैसे कि मान लीजिए एक आदमी का सैलरी है 50,000। तो 50,000 में इसका जो बेसिक नीड्स है और जो अदर एक्सपेंसेस है वो मिला करके 15,000 इसका मंथली खर्च है। तो बाकी इसके पास बच गए 35,000। तो 35,000 को ये अलग फॉर्म में स्टोर कर सकता है, या ये बैंक में कर सकता है, या फिर कहीं पे फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, या घर में कैश के रूप में रख सकता है। तो सबका अपना अलग अलग स्टोरिंग का मीन्स होता है, जगह होता है। तो ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्लांट में भी सभी स्टार्च को अलग अलग जगहों पे स्टोर करते हैं। कोई अपना रूट में करता है, कोई अपना स्टेम में करता है, कोई अपना फ्रूट में करता है, कोई अपना लीव्स में करता है, मतलब अलग अलग जगहों में स्टोर कर देते हैं। पहले जितने इसके रिक्वायरमेंट होते हैं उतना लेने के बाद जो बच जाता है वो इन जगहों में स्टोर कर दिया जाता है। जैसे कि रूट वाला में देखिए, कैरोट हो गया। कैरोट कहाँ मिलता है? हमें रूट में ही मिलता है। तो इसका जो भी बचा हुआ स्टार्च रहता है वो रूट में स्टोर होता है। स्टेम का एग्जांपल हो जाता है शुगर कैन, ओनियन, ये सारा का जो भी स्टार्च है वो स्टेम में स्टोर रहता है, और जिसके कारण हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, यानी वहाँ पे हम स्टेम को कंज्यूम करते हैं। फ्रूट में देख लीजिए जितने भी, जैसे कि मैंगो हो गए, मैंगो, उसके बाद एप्पल, ये सारा का जो भी स्टार्च है वो फ्रूट में स्टोर रहता है। और लीव्स में हो गया कॉलीफ्लावर, इसके बाद और भी कई प्लांट है जिसका स्टार्च लीव्स में स्टोर होता है। दिस स्टार्च गेट स्टोर्ड एज अ फूड इन द लीव्स एंड द अदर वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये तो था प्लांट के बारे में। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें कंडीशन है कि कौन सा कंडीशन चाहिए फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए। तो जैसे कि हम बताएं कि आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए वो उसे प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो पहला रॉ मटेरियल था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, फिर था वाटर, क्लोरोफिल भी था जो कि उसके खुद के पास ही था, और सनलाइट था।
तो ये सारे कंडीशन को अगर हम फुलफिल करते हैं तभी जा कर के कोई भी प्लांट खाना बना सकता है, यानी फोटोसिंथेसिस को कैरी करेगा। तो पहला जो कंडीशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। अब देखिए जितने भी लीव्स होते हैं उसमें लेयर वाइज लेयर रहते हैं, और सबसे लास्ट वाले लेयर में, सबसे इनरमोस्ट लेयर में स्टोमाटा होता है। और स्टोमाटा जो है वो गैस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेने का काम और ऑक्सीजन का देने का काम स्टोमाटा का ही होता है। तो स्टोमाटा एक छोटे से छिद्र होते हैं जो कि बहुत छोटा है, हम नहीं देख सकते, और इसके अगल बगल में गार्ड सेल इसे प्रोटेक्ट करता है। तो गार्ड सेल बिल्कुल बीन शेप में होता है और उसके बीच में जो पोर्स होता है वो स्टोमाटा होता है। Present on the underside of the leaves. Each pore is surrounded by pair of guard cell. These guard cell control the opening and closing of stomata. देखिए गार्ड का काम क्या होता है, किसी चीज़ के इंट्रेंस को या फिर एग्जिस्ट को कंट्रोल करना, किसे अंदर जाने देना है, किसे बाहर आने देना है, उसको देखता है। तो ये स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है कि कब इसे खुलना है और कब इसे बंद होना है। तो ये कंट्रोल करता है गार्ड सेल। द carbon dioxide gas present in the air enters the leaf of the plant through the stomata which gets utilized during the photosynthesis. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू अंदर आता है वो यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड इन एयर थ्रू द सेम स्टोमाटा। अब जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनता है फोटोसिंथेसिस में वो भी इसी स्टोमाटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। इसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नीचे देखिए स्टोमाटा का डायग्राम है। तो ये बीच वाला जो पोर्स है वो है स्टोमाटा, इसका सिंगुलर होता है स्टोमा, और इसके साइड में जो बीन शेप है वो है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का भी अलग अलग कंपोनेंट को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सारा गार्ड सेल का कंपोनेंट है, उसका सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इसे दिखाया गया है। तो ये ओपनिंग का पिक्चर है, जब ये ओपन होता है तब का, और ये है क्लोज का, जब ये बंद हो जाता है तब। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल किसको, मतलब कब इसको खोलना है, कब इसे बंद करना है, वो सारा कुछ कंट्रोल करता है। अगला जो कंपोनेंट है वो है वाटर और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स प्लांट को रूट के थ्रू मिलता है। यहाँ पे देखिए वाटर और मिनरल्स यहाँ पे रूट के थ्रू मिलता है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जाइलम। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को रूट से हर एक लीव्स तक पहुंचाता है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल। Water and minerals are transported to the leaves of the plant by the vessels which run like interconnected pipes throughout the roots, stem, branches and leaves. यानी हर एक पार्ट को ये कवर करता है जाइलम, एंड these pipe like vessels are called जाइलम। तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है ताकि प्लांट का लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस को कैरी कर सके। They form a continuous passage for the water and minerals to reach the leaves. Minerals are used to make food अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो मिनरल्स जैसे कि बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा नहीं होता, तो उन सारे फूड को बनाने के वक्त मिनरल्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो उस वक्त नाइट्रोजन का यूज किया जाता है प्रोटीन को बनाने में। प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन का यूज होता है प्रोटीन को बनाने में। तो इस तरह से नाइट्रोजन एक मिनरल है जो कि अदर देन कार्बोहाइड्रेट को बनाने में यूज होता है। अगला जो एसेंशियल कंडीशन है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है कोई भी प्लांट का उसे ही क्लोरोफिल बोलते हैं। यानी क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट रहता है, और ये किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। इसके बारे में आप 8th क्लास में पढ़िएगा। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जैसे कि फल का कलर, फूल का कलर, रूट का कलर, उसके बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके लिए, किससे के कारण उसका कलर जो है चेंज होता है, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। तो जितने भी पौधे हैं उसके पत्ते हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है।
क्लोरोफिल ऑब्जर्व द सोलर एनर्जी एंड सप्लाइज दिस एनर्जी टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो इसका काम होता है सनलाइट को ऑब्जर्व करना और लीव्स को प्रोवाइड करवाना, क्योंकि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं हो सकता। द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग स्टोर करते हैं सनलाइट से, उसे यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करने के लिए। देखिए इसका पिक्चर दिखाया गया है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ टू शो क्लोरोफिल इन इट। यहाँ पे देखिए जितना भी ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है वो क्लोरोफिल है, और यहाँ पे गार्ड सेल के बीच में स्टोमाटा का पिक्चर दिखाया गया है, और इसके अंदर जो एयर परसेंट है, एयर स्पेस है, वो सारा कुछ को। अगला जो रिक्वायर्ड है कंडीशन है वो है सनलाइट। तो सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अर्थ में जितने भी लाइफ पॉसिबल है वो सारा का सारा एनर्जी प्राप्त करता है सन से ही। तो सनलाइट बहुत ही इसेंशियल है इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए। तो सनलाइट सप्लाइज एनर्जी टू द ग्रीन प्लांट टू सिंथेसाइज फूड। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द plant traps the solar energy which gets converted into chemical energy by the process of photosynthesis। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि एनर्जी का neither be created nor be destroyed। एनर्जी को ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, केवल ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सनलाइट आ रहा है उसे हम केमिकल एनर्जी में स्टोर कर देते हैं, और बाद में केमिकल एनर्जी से वो फिर से सोलर एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए कैपेबल है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल भी बता देते हैं। जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट को यूज किया प्लांट, उसके बाद प्लांट जब ये मर जाता है, यानी ये जब सड़ जाता है, सड़ने के बाद फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है, या फिर समझिए कि हम इसे जलाते हैं। तो जब हम जलाते हैं इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, हीट भी मिलता है और लाइट भी मिलता है। तो जो हीट और लाइट इसने यूज किया था वो हीट और लाइट यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी यहाँ पे यूज हुआ था फिर से वापस यहीं पे पहुँच जाता है। और यही हम बोलना चाह रहे थे कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Leaves of plant grows in different patterns so as to catch the maximum amount of sunlight. Plant and animals utilize the food made by the process of photosynthesis. Actually, use of solar energy stored in the plant in the form of chemical energy. Hence, sun is the ultimate source of energy for all living organism. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो प्लांट पे निर्भर हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट पे निर्भर है, और प्लांट जो है वो सन पे निर्भर है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि सन ही पूरे लाइफ को सस्टेन करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर रिस्पॉन्सिबल है। तो सोलर एनर्जी इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन प्लांट और एनिमल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे सारा का सारा सनलाइट के कारण ही सर्वाइव कर रहा है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो।